हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल की लोक संस्कृति और योग कक्षा 8वीं का ऐसे 1 का क्वेश्चन पेपर। ये हमारे पास 40 नंबर का पेपर है। सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न 1, जिसमें हमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। नगरकोट का किला जो है कहाँ पे स्थित है, तो नगरकोट किसको बोलते हैं, कांगड़ा को, तो कांगड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो हमारे हिमाचल में 12 ज़िले हैं। शिवालिक पहाड़ी खंड की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो हमारे पास आ जाती है 1600 से 2700 मीटर तक ऊंचा है हमारा शिवालिक जो पहाड़ी है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में स्थित है। ठीक है, टांडा कॉलेज भी बोलते हैं इसको, कांगड़ा में। भारत की किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। वैसे तो जितनी भी नदी हैं वो सब पवित्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र कौन सी है, हमारी गंगा नदी। ठीक है। जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन का आरंभ कब से हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 करोड़ वर्ष पूर्व। हिमाचल में छोटी काशी किसे कहा जाता है, मंडी को कहा जाता है। ठीक है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के कितने अंग हैं, 8। ध्यान की परम स्थिति कौन सी है, तो हमारे पास समाधि हो जाती है ध्यान की परम स्थिति। हिमाचल के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है, तो कौन है हमारे पास, शिव प्रताप शुक्ला जी। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा प्रश्न 2, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, ऊपर दिए हुए इनमें से भरने हैं आपको। पहला आ जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो सन डैश ईस्वी में नगरकोट पर हमला किया, तो कब आता है वो, 1351 में, 1361 में आता है। ठीक है। शिमला में नसीरी जो बटालियन थी वो किस ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो 1857 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, जो पूरे देश में हुआ था और हमारे हिमाचल में, ठीक है, शिमला में सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है। अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक डैश संस्कृति कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज। कन्याकुमारी का कौन सा दृश्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो सूर्योदय, सबसे अलग वहाँ पे सूर्योदय दिखाई देता है। ठीक है। राजीव गांधी डैश पपरोला कांगड़ा में स्थित है, राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, आयुर्वेदिक बोलते हैं इसको, तो वो कहाँ पे है, पपरोला में है। अब यहाँ पे हमारे पास सही गलत है, इनको चुनना है। तो महमूद गजनवी ने जो है 109 ईस्वी में कांगड़ा नगरकोट के किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1009 ईस्वी में, तो ये तो ठीक हो जाता है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद आता है राजा शमशेर सिंह सुकेत रियासत के राजा थे, नहीं, वो किस रियासत के राजा थे हमारे पास, राजा शमशेर सिंह, वो थे हमारे पास बुशहर रियासत के राजा। सन 1845 ईस्वी में वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी, नहीं, ये भी क्या हो जाता है, गलत, जब ली थी उन्होंने 1848 में। ठीक है। उसके बाद आता है वर्ष 1950 और 51 में जो है हिमाचल प्रदेश में केवल 19 अस्पताल और 85 चिकित्सक थे, बिल्कुल ठीक है ये हमारे पास। ठीक है। राम प्रसाद ब्यागी जो एक पुजारी व स्वतंत्रता सेनानी थे, बिल्कुल ठीक है। विलियम हे एक क्रांतिकारी थे, नहीं, विलियम हे क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि उन्होंने जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो किया था। ठीक है, उनका शोषण किया था एक तरह से। ठीक है, उनके ऊपर बड़े ज़्यादा प्रहार किए थे, उनको परेशान किया था। योग का तीसरा अंग परिणाम होता है, तो योग का तीसरा अंग परिणाम नहीं होता है। ठीक है। ध्यान की परम स्थिति समाधि है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान लगाने के लिए जो है चक्रासन सर्वोत्तम आसन है, तो देखो चक्रासन क्या होता है हमारे पास, चक्रासन में होता है कि जैसे ये हमारे पाँव हैं और हम पूरा इस तरह से, ठीक है, बन गया, तो ये हो जाता है हमारे पास चक्रासन। ठीक है, तो क्या ये चक्रासन है, नहीं, ये चक्रासन है पर ये ध्यान लगाने के लिए ठीक नहीं है। जब आप इस पोजीशन में होंगे तो आप ध्यान नहीं लगा सकते, तो ध्यान लगाने का कौन सा होता है, हम जो है वो पद्मासन में बैठ सकते हैं। ठीक है। सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियाँ होती हैं, नहीं, सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ होती हैं हमारे पास। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रश्न, 5 प्रश्न करने 2-2 नंबर के। हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो हमारे पास मिलते हैं बिलासपुर के हरी तलयांगर और सोलन में नालागढ़ में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जन साधारण पर अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किए थे, तो हमने ऊपर देखा कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो हमारे भारतीय थे, ठीक है, उनका शोषण किया था सामाजिक आर्थिक रूप से। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कर लगा दिया था, हर तरह से उन्होंने जो है अत्याचार किए थे हमारे ऊपर, जनसाधारण के ऊपर। ठीक है। हिमाचल के अधिकतर लोगों का व्यवसाय क्या है, तो सबका क्या है, कृषि व्यवसाय है।
बिजली महादेव और हटेश्वर माता मंदिर कहाँ पे है? तो सबसे मशहूर हमारा बिजली महादेव का मंदिर कहाँ पे? हमारे कुल्लू जिले में, ठीक है। कन्याकुमारी का क्या प्रसिद्ध है? सूर्य उदय प्रसिद्ध है। बहुत से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक दो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में मेरे बोलते बोलते आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नियम कितने होते हैं हमारे पास, और बंदियों के नाम लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो हमारे पास 5 जो है वो नियम होते हैं: शौच, संतोष, तप, सावधान व ईश्वर परिधान, ठीक है। और बंद की बात की जाए तो हमारे पास जो है बंद होते हैं 3 प्रकार के। एक और होता है जलांधर बंद, उडियान बंद और मूल बंद, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे पास बंद होते हैं। उसके बाद है हमारा प्रश्न 5। देखो छोटी सी आपकी लोक संस्कृति की बुक है, पूरी आपको पढ़ के जानी है, काफ़ी आसान जो है पेपर आता है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का अर्थ हुआ कि हिमाचल प्रदेश हमें कहाँ कहाँ से पता लगता है, ठीक है। जो पुराने हमारी हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें पता लगता है कि हिमाचल ऐसा था ऐसा था। किसी ने तो कहीं पे लिखा होगा ना, या फिर कोई हमें चित्र मिलते होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले वेदों पुराणों में मिलता है। महाभारत में हमारे पास जो है वो महाभारत के जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई होती है, उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश से जाते हैं राजा सुशर्मन चंद, ठीक है, जो महाभारत में युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हैं। तो वो कहाँ से थे? हिमाचल से थे। उसके बाद ह्यूंगसांग एक चीनी यात्री हैं, ठीक है, तो उनसे पता लगता है, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में पता लगता है, ठीक है। उसके अलावा जो 4वीं शताब्दी है, पाटलिपुत्र के शासक समुद्रगुप्त ने जो है इलाहाबाद में स्तंभ व लेखकारों में हिमाचल का वर्णन किया है। ये काफ़ी इजी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में नगरकोट यानी कि कांगड़ा के किले पर हुए आक्रमणों का वर्णन कीजिए। 5 प्रश्न करने हैं, 3-3 नंबर के, आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है इसमें, ठीक है, यानी कि 2 लाइनों में लिख के आगे। कौन कौन से किले किस किस ने जो है आक्रमण किया था? तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है आक्रमण किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई थी नगरकोट के किले में, ठीक है। एक और आक्रमणकारी थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी, इन्होंने 12वीं शताब्दी में आक्रमण किया था, ठीक है। 1365 में जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था, और वो जब वो वापस गया था तो वो 1300 पुस्तकें ले गया था अपने साथ में, जिसको उसने बाद में फ़ारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट आ जाती है मुग़ल बादशाह जहांगीर, उसने जो आक्रमण किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। देखो हम हिमाचल वासी हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप अभी 8वीं कक्षा में हो, इस क्लास के बाद आप जो है हिमाचल की लोक संस्कृति और योग नहीं पढ़ोगे। अगर आपने कभी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी की तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 10वीं 11वीं 12वीं में आपको कोई भी हिमाचल के बारे में अब नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो लास्ट साल है आपका, अच्छे से पढ़िए। हिमाचल में जो नगरकोट में आक्रमण हुआ था उसमें जहांगीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जहांगीर खुद तो दिल्ली में बैठा था, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। खुद जहांगीर दिल्ली में बैठा, लेकिन वो 4 बार जो है अपने लोगों को भेजता है, ठीक है। पहली बार वो भेजता है पंजाब के जो है वो गवर्नर होते हैं, ठीक है, और उसके साथ वो भेजता है जो नूरपुर के राजा थे बसु, उनके पुत्र सूरजमल को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जहांगीर का आक्रमण था ना, उसमें सूरजमल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कैसे? पहली बार जब वो आते हैं, ठीक है, तो आते हैं हमारे पास पंजाब के राजा और सूरजमल, ठीक है, पहली बार ही आ गए। तो वहाँ पे क्या होता है कि सूरजमल और पंजाब के राजा जो है वो आपस में पंजाब के गवर्नर जो है वो आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर उनको वापस बुला लिया जाता है, सिर्फ सूरजमल ही बनते हैं। बोलते हैं कि जो उनकी पहला आक्रमण था उसमें वो जीतने वाले थे, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ पड़े। फिर आते हैं दूसरी बारी, तो दूसरी बारी जो है वो जहांगीर भेजता है मान सिंह जो राजा थे जयपुर के उसको, और उसके साथ सूरजमल को भेज देते हैं। अब जयपुर का है राजस्थान में, राजस्थान से आएगा तो पंजाब से होते हुए, तो पंजाब के एक ज़मींदार से उसका पंगा हो जाता है, ठीक है, और वो लड़ पड़ते हैं, और वो ज़मींदार एक हट्टा कट्टा बंदा ही उसको वही मार देता है। दूसरी बार भी वो जीतने से रह गए, ठीक है। अब जब तीसरी बारी भेजता है वो, तो किसको भेजता है? सूरजमल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो हर बार रहेगा। सूरजमल को भेजता है, और उसके साथ जो है वो दिल्ली से अपने कुछ और बंदों को भेजता है। तो उस समय क्या होता है कि जो सूरजमल है वो रास्ते में, ठीक है, पंजाब से होते हुए यहाँ नूरपुर से होते हुए कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में ही वो जो है लड़ पड़ते हैं, ठीक है। वो चाहता है, जो सूरजमल है वो चाहता है कि सारी मुगल सेना मेरे को माने, मैं इनका राजा बनूँ, ठीक है, ये मेरी बातें माने, मैं सेनापति बनूँ पूरी तरह से। तो वो दोनों फिर से आपस में लड़ पड़ते हैं, और फिर जो जहांगीर है वो बुला लेता है इस बंदे को उसने भेजा होता है। फिर तीसरी बार जो है वो चौथी बार जो है जो सूरजमल करता है, ठीक है,
इसको बोलते हैं वो करना, ठीक है, रिवोल्ट करना। तो जो सूरजमल है उसको भगा देते हैं, ठीक है, सूरजमल भाग के चल जाता है चंबा, और सूरजमल की जगह आता है जगत सिंह, ठीक है, जो कि सूरजमल का छोटा भाई होता है। और फिर जाके उन 1620 में जीतते हैं वो नगरकोट का किला। ये छोटी सी स्टोरी है, एडिशनली आपको समझा दी मैंने ऐसे ही, ठीक है, कि हम हिमाचल वासी हैं, हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो इतनी आसानी से भी नगरकोट का किला नहीं जीता जाता, क्योंकि जहांगीर खुद तो आ नहीं सकता था दिल्ली से, तो उसने लोगों को भेजा, और लास्ट में 1620 ईस्वी में जो है वो जीत जाता है वो, ठीक है, नगरकोट के किले को। और 1622 में आ जाता है जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां को लेके कांगड़ा में, और वह नूरपुर का नाम है वो उसी के नाम पे रखा जाता है, ठीक है। उस समय नूरपुर का राजा भी जगत सिंह ही होता है जब वो आते हैं दोनों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, आक्रमण बताना था नगरकोट के किले पे, आपको इतना नहीं लिखना है, ये छोटी सी कहानी मैंने बताई है कि किस तरह से जहांगीर ने जो है वो जीता हमारे जो नगरकोट का किला है उसको, इतनी आसानी से उसे जीत नहीं मिली, ठीक है। अब आता है 1857 ईस्वी में सैनिक अंग्रेजों से नाराज़ क्यों थे, क्योंकि उनको जो कारतूस दिए जा रहे थे उसके ऊपर सूअर की जो चर्बी थी और उन कारतूसों को मुंह से छील के प्रयोग में करना था, तो वो उससे नाराज़ थे। अब आता है नेक्स्ट कि संस्कृति से क्या तात्पर्य होता है। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हम पहनते हैं, खाते हैं, हमारे गीत, ये सब किस में आ जाते हैं? हमारी संस्कृति में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंगों के नाम लिखने हैं। तो जो पतंजलि योग दर्शन है उसमें योग के कौन कौन से अंगों के नाम बताए गए हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो जो हमारे पास योग दर्शन के अनुसार, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग है वो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंगों के नाम। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मंत्र दिया गया है, ठीक है। इस मंत्र का अर्थ बताना है भाव सहित। तो भाव क्या है कि केवल ईश्वर ही पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण का प्रादुर्भाव होता है, पूर्ण ब्रह्मा से यदि पूर्ण लेके ही सृष्टि का निर्माण होता है, मगर पूर्ण से पूर्ण निकलने के पश्चात भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ही हमारे पास जो है वो इस तरह के श्लोक हैं यहाँ पे। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ होती हैं और सूर्य नमस्कार के क्या लाभ है? तो सूर्य नमस्कार में हमारे पास 12 स्थितियाँ होती हैं। और लाभ क्या होता है सूर्य नमस्कार का? सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के सारे जो हमारे शरीर है वो काम करने लगता है, ठीक है। जिस भी शरीर के अंग में आपको कठिनाई होगी, ठीक है, वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। मोटापा दूर होता है हमारे पास, ठीक है, लचीलापन आ जाता है, ये आप लिख सकते हैं। फिर आता है चक्रासन कैसे किया जाता है। तो आप में इसमें देखना कि मैंने आपको पहले बताया था चक्रासन होता है इस तरह से, जब हम ये हमारे पाँव है तो यहाँ पे हम हाथ पीछे को करेंगे तो ये हो जाता है चक्रासन। इसके क्या लाभ होते हैं? तो चक्रासन करने से हमारे हाथ मजबूत होते हैं, जिनके हाथ पाँव कांपते हैं वो ठीक हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और इससे और क्या होता है? पंजे, पिंडलियाँ, घुटने, कमर दर्द, ये सब ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट पेपर जिसको हम बोलते हैं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था ये पेपर, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।